तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज के इस वीडियो हमें कक्षा 11वीं का जो भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो चैप्टर होगा आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होगा। और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं भूगोल के, वो आपको यूं चुटकियों में मात्र 2 से 3 मिनट में समझ में आ जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि कोई चीज आपको लिखना ना पड़े और कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर जो है समझ में आए, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है भूगोल में, वो पूरी तरह से भूगोल में एकदम गोल होते हैं। उनको क्या पता कि भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। उनको इतना ही नहीं समझ में आता कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। तो एकदम बेसिक से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जानने और समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का जो नामकरण है, इस नामकरण के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर का जो नाम है, इसमें दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले हमको पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना होगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगा पृथ्वी की उत्पत्ति, ये क्या बकवास की बात करो, पृथ्वी का क्या कभी जन्म हुआ है? जी हाँ, इस ब्रह्मांड में हर प्रत्येक वस्तु का जन्म हुआ है और हर प्रत्येक वस्तु का अंत है। आप हो, हम हो, कोई भी, चाहे वो सजीव चाहे वो निर्जीव है, हर वस्तु का अंत होना समय अंत होगा और जन्म होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई थी और देखेंगे कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुआ तो भौगोलिक रूप से कैसे इस पृथ्वी का विकास हुआ होगा। अब बहुत सारे बच्चे जब पूछते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था तो क्या हमारे इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था? हाँ, हुआ था। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का भी उत्पत्ति हुआ था, सूर्य का भी उत्पत्ति हुआ था, पृथ्वी का उत्पत्ति भी हुआ था, चंद्रमा का भी उत्पत्ति हुआ था। इन सभी की उत्पत्ति हुई है और इन सब के बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे। ना केवल जानेंगे बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर गलती से हमारे चैनल पर आ गए, अगर सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो ओमकार मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जान लेते हैं, क्या कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी। तो देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडविन हम्बल। कौन थे? एडविन हम्बल। नाम बहुत सा अजीब है क्योंकि ये यूरोप को रहने वाले हैं, तो नाम ही एडविन हम्बल है। वहां के लोगों जैसा नाम है, भारत का तो नाम नहीं है, तो नाम थोड़ा सा याद रखिए, एडविन हम्बल। तो एडविन हम्बल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? बिग बैंग सिद्धांत था। अब ये बिग बैंग सिद्धांत क्या है? क्या बिग बैंग की तरह कोई मूवी है क्या, या बिग बैंग की तरह कोई पिक्चर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये हमें बताता है कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बताता है कि तारे, सौरमंडल, आकाशगंगाएं, अन्य ग्रह किस तरह से बने हैं, कैसे इनका स्वरूप बदलता गया, वो बताते हैं। तो जो एडविन हम्बल थे उनके अनुसार ये कहना है कि जो वर्तमान का जो हमारा ब्रह्मांड है वो कब बना था? वो कब बना था? वो आज से 13.7 अरब वर्ष, अरब वर्ष वर्ष पूर्व बना था। इनका कहना है कि एडविन हम्बल का कहना है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो क्या इससे पहले हमारा ब्रह्मांड नहीं था? जी हाँ, ब्रह्मांड था। आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई, ब्रह्मांड का विस्तार होता है कि नहीं होता है, ब्रह्मांड का कभी अंत होगा कि नहीं अंत होगा, इसका लेकर बहुत सारे वैज्ञानिकों में, भूगोल वेत्ताओं में आपस में मतभेद है। आपस में सब अपने तर्क देते हैं, आपस में सब अपने प्रमाण देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं प्रमाणों की चर्चा करेंगे जो सर्वाधिक रूप से मान्य हैं, उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे जिसको ज्यादा लोग मानते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये एडविन हम्बल साहब जो है ये कहते हैं कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए ये का कौन सा सिद्धांत देते हैं? पर सिद्धांत जान लेते हैं ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई, बाद इन्होंने कौन सा प्रमाण दिया, उन सभी प्रमाणों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो इन्होंने सिद्धांत दिया बिग बैंग सिद्धांत। बिग बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? एडविन हम्बल ने 1920 ईस्वी में बिग बैंग का सिद्धांत दिया। एडविन हम्बल के अनुसार कि आज से
13.7 अरब वर्ष पूर्व जो पूरा ब्रह्मांड था, जो हमारी पृथ्वी थी, जो हमारा चंद्रमा था, जो हमारा सौर मंडल था, जो हमारा आकाश गंगाएं थी, जो हमारा क्या हमारा आकाश गंगाएं थी, ये हमारे आकाश गंगाएं थी, ये सारे मिलकर क्या थे, एक एकल क्या थे, ये सारे मिलकर एक एकल क्या थे, मात्र केवल एकल एक बिंदु थे। यानी आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व जितने भी ग्रह थे, जितने भी उपग्रह थे, जितने भी करोड़ों अरबों तारा हैं, वो सारे तारे, वो सारे आकाश गंगाएं क्या थे, एक केवल एक छोटा सा एक एकल बिंदु था, केवल एक बिंदु था। और ये जो बिंदु था एक ऐसा बिंदु था जिसका तापमान अधिक था। क्या था, तापमान बहुत ज्यादा था, तापमान बहुत ज्यादा था। इसका क्या था, तापमान अधिक था, तापमान इसका अधिक था, तापमान अधिक था। और इसका क्या हुआ, इसका घनत्व भी अधिक था, घनत्व घनत्व यानी तापमान भी अधिक था, घनत्व भी अधिक था। और तापमान घनत्व की अधिक होने की वजह से ये धीरे धीरे क्या ये घूमने लगा, क्योंकि तापमान अधिक था, घनत्व अधिक था, इसलिए धीरे धीरे ये अपने अक्ष से घूमने लगा। और इतना तेज ये घूमने लगा, घूमते 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 ये क्या चक्की नुमा में बदल गया। जैसे जैसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया, ऐसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया, ये क्या एक चक्की नुमा में एक घूमता गया घूमता गया घूमता चक्की नुमा में बदल गया। और बहुत ही इसमें घूर्णन हुआ घूर्णन हुआ घूर्णन हुआ, और ये अपने आसपास की चीजों को इकट्ठा करने लगा, घूमता गया और चीजों को इकट्ठी होता गया, जिससे इसका तापमान अधिक होता गया, घनत्व अधिक होता गया। और घूमने की वजह से और ये संकुचित होने लगा और संकुचित होने लगा। और धीरे 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 एक समय बाद क्या हुआ, एक महाविस्फोट हुआ, एक महाविस्फोट हुआ। और मात्र मात्र 0.43 सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में भी नहीं है, 0.43 सेकेंड में ही क्या वर्तमान का ब्रह्मांड बन गया। फिर समझाता हूं, देखिए एडविन हबल के अनुसार 1920 में इन्होंने कहा था कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने कहा जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उससे पहले क्या ब्रह्मांड नहीं था, उन्होंने कहा था ब्रह्मांड था। उससे पहले ब्रह्मांड एक छोटा सा एक बिंदु था, एकल बिंदु था, इतना छोटा बिंदु नहीं था, बड़ा बिंदु रहा होगा, लेकिन वह एक सब जगह एक समेटा हुआ था, एक सब जगह का चिपका हुआ था, समेटा हुआ था। और उसका जो तापमान था बहुत ज्यादा था, उसका क्या था, तापमान बहुत ज्यादा था और घनत्व ज्यादा था। तापमान और घनत्व ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या गति प्रारंभ हो गई और वो घूमना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा, ऊपर नीचे से वो चक्की नुमा एक चक्र बन गया, वो चपटा होने लगा, संकुचित होने लगा, चपटा होने लगा, संकुचित होने लगा। और जैसे जैसे चपटा होने लगा, संकुचित होने लगा, और तेजी से घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा घूमने लगा। और देखते ही देखते कुछ समय बाद इतना उसका घनत्व हो गया, इतना उसका घनत्व हो गया और तापमान हो गया कि वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और मात्र 0.43 सेकेंड में ही क्या वो इतना तेज विस्फोट होता है, इतने कम समय में विस्फोट होता है कि वर्तमान का हमारा क्या ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड बनता है। ये किसके अनुसार है, एडविन हम्बल के अनुसार। और जब ऐसा इन्होंने करते हैं तो कुछ प्रमाण देते हैं, कुछ स्रोत देते हैं, तो बहुत सारे वैज्ञानिक इनको मानते हैं। कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो इसको नकारते हैं, कहते बकवास की बात है, ब्रह्मांड पहले भी था, आज भी है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या पहले भी रहेगा, आगे भी रहेगा। यानी उनका कहना है कि ब्रह्मांड पहले भी था, आज भी आने वाले समय में भी रहेगा। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि जो ब्रह्मांड है ये बनेगा नष्ट होगा, बनेगा नष्ट होगा, बनेगा नष्ट होगा, इसका एक प्रक्रिया है। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा, कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा कि ब्रह्मांड जो है वो स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग कैसा होता है उसको खींचो फैल जाता है फिर वापस आ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड फैलेगा फिर संकुचित होगा, फिर विस्फोट होगा, फिर फैलेगा, संकुचित होगा। लोगों ने ऐसा कहा, ठीक है। फिर बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हॉयल, हॉसल, हॉयल नाम था इनका। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हॉयल। हॉयल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अस्थाई स्थायी अवस्था संकल्पना का सिद्धांत दिया था। जो हॉयल थे इन्होंने स्थायी अवस्था संकल्पना का सिद्धांत दिया था। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई उसके बाद कुछ समय बाद आकाश गंगाओं की उत्पत्ति हुई। आकाश गंगा मुख्य रूप से तारों के समूह है और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। जो आकाश गंगाएं होते हैं
ये इनका क्या विशेषता होती है उनके बारे में जानिए। देखिए जो आकाशगंगा होते हैं, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ये तारों का समूह होता है। ये इस तरह का आकार का होता है, ये इस तरह का आकार का होता है। तो ये इसकी विशेषता है। फिर बाद में एडविन हम्बल ने क्या कि जो आकाशगंगाएं हैं या जो ब्रह्मांड है, एडविन हम्बल ने कहा कि भाई देखो 13.7 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रह्मांड है इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। उनका ये कहना है कि यदि ये हमारा क्या, उनका कहना है कि यदि यदि हमारा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड का ऐसे विस्तार हो रहा है, फिर ऐसे विस्तार हो रहा है। तो हायल ने कहा ये बताओ, अगर ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ऐसे विस्तार हो रहा है, तो ब्रह्मांड का मतलब होता है सब कुछ। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो जहां वो फैल रहा है वो भी तो ब्रह्मांड ही है ना। ब्रह्मांड का मतलब तो सब कुछ है। फिर हायल ने कहा कि देखो ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा, बल्कि जो आकाशगंगाएं हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ रही है। हायल ने कहा कि हायल ने अस्थाई अवस्था संकल्पना दी, कहा कि जो ब्रह्मांड है वो स्थिर है, उसका विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि जो आकाशगंगाएं हैं उनकी बीच की दूरी बढ़ रही है। और लोगों ने कहा क्या बकवास कर रहे हैं, आकाशगंगाओं की बीच की दूरी कैसे बढ़ रही है। तो उन्होंने कुछ प्रमाण दिए। अब प्रमाण क्या थे, पहले उन प्रमाण को बताने से पहले उन्होंने कैसे कहा कि ब्रह्मांड में जो आकाशगंगा है उनकी दूरी बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए ये एक आकाशगंगा है, एक इधर आकाशगंगा है, बोले कि इनके बीच की जो दूरी है ना, मान लीजिए 40 मीटर है, तो फिर इनके बीच की क्या दूरी जो है, ये दूरी जो है ये बढ़ रही है। दूरी जो है क्या, यह बढ़ रही है, दूरी जो है बढ़ रही है। ऐसा इनका कहना है कि बीच की दूरी बढ़ रही है, बल्कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा। ठीक है, ये मानते हैं कि 1920 में एडविन हम्बल ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। सब मानते हैं, अधिकांश लोग इसको मानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तीनों का ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ होगा, जहां पर ब्रह्मांड का विस्तार होगा वो भी तो ब्रह्मांड है। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अस्थाई है, उसका विस्तार नहीं हो रहा है। आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है वो कुछ इस प्रकार बढ़ रही है। तो इन्होंने कहा एक काम करो भाई, प्रमाण दो, तर्क दो। तो उन्होंने क्या प्रमाण दिया, प्रमाण क्या दिया, उन्होंने प्रमाण दिया रेड शिफ्ट। अब ये रेड शिफ्ट क्या, तो दो चीज होती है, एक होता है रेड शिफ्ट, एक होता है ब्लू शिफ्ट। रेड और ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अब ऐसा देखिए, रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी मान लीजिए आकाशगंगा है, तो इनके बीच में जो तरंग दैर्घ्य ऐसा होता है, तो इन तरंग दैर्घ्यों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये दूरी होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये एक दूसरे से क्या दूर जाएंगे, और दूर जाकर मान लीजिए ये इधर आ गया और ये मान लीजिए इधर आ गया, तो अब जब दूरी जाएंगे तो ये दूरी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो ये क्या, ये बढ़ेगी। तो रेड शिफ्ट ये प्रमाण है, ये नापता कि क्या इनके बीच की जो तरंग दैर्घ्य की जो दूरी थी ये बढ़ी कि नहीं। यदि ये 5 मीटर थी तो क्या इधर ये 8 मीटर हुआ, क्या 8 मीटर हुआ। तो रेड शिफ्ट ये प्रमाण देता है कि जब किसी दो वस्तु, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच के तरंग दैर्घ्य क्या, ये बढ़ता है, इनके बीच की दूरी ये बढ़ती है, इसको रेड शिफ्ट कहते हैं। जबकि उसी के विपरीत क्या होता है, यदि इन दोनों तरंग दैर्घ्य के बीच की ये जो दूरी है यदि कम हो, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है या दो आकाशगंगा ले ले, ए आकाशगंगा है, बी आकाशगंगा, इन दोनों के बीच की दूरी है ये मीटर है, 5 मीटर में। यदि यदि अब आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मान लीजिए कम हो रही है, तो इनके बीच के ये ऑब्जेक्ट भी कम होगा, इसकी दूरी कम होगी, मान लीजिए 3 मीटर हो गई, इसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट, इसको शिफ्ट बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट। अब ब्लू शिफ्ट ये प्रमाण है कि आकाशगंगाएं पास आ रही हैं। तो रेड शिफ्ट ये प्रमाण देता है कि आकाशगंगाओं का विस्तार नहीं, बल्कि एक आकाशगंगा है दूसरे आकाशगंगा से दूर हो रही है, दूर भी हो सकती है, पास भी होगा। तो आकाशगंगाओं का विस्तार का मतलब है कि एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रही है, बल्कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा। ब्रह्मांड बन गया, अब आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है, पास जा रही है, ये हो रहा है। ठीक है, इसका प्रमाण है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट प्रमाण है कि दूरी बढ़ रही है, ब्लू शिफ्ट प्रमाण है दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है। ठीक है, अब देखिए जब ब्रह्मांड का जब उत्पत्ति हो गया तो 3 लाख वर्ष बाद क्या हुआ, जो तापमान था वो 45,000 डिग्री केल्विन तापमान गिर गया। यानी जब
ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ तो उसके 3 लाख वर्ष बाद जो तापमान था कितना, वो 45 लाख डिग्री केल्विन तापमान कम हो गया। ठीक है, तो ये रहा ब्रह्मांड की इस तरह से उत्पत्ति हुई। चलिए, अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका ये बिग बैंग सिद्धांत है, और जो बिंदु था उसको एकल बिंदु भी कहते हैं। ब्रह्मांड पहले एक बिंदु था तो उसको एकल बिंदु कहते हैं। ठीक है, हॉयल को और एडमे हम्बल को याद रखिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और बिग बैंग सिद्धांत को याद रखिएगा। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर दूं। अब आ जाइए पृथ्वी पर, जो कि चैप्टर है। इस चैप्टर में किसको पढ़ना है, पृथ्वी के उत्पत्ति को पढ़ना है। हमको तो पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़ना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को पढ़ना नहीं है। तो जब इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, और जब ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हो गई थी, उसके बाद जब वो विस्फोट हुआ तो कुछ कर दूर गए, फिर कुछ कर दूर गए। तो जैसे मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, इसका विस्फोट हुआ तो कुछ कर दूर आए, कुछ का इधर आए, कुछ का इधर आए, और इन जब दूर आए तो ये जो कण थे एक दूसरे को आकर्षण करने लगे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और जब ये आकर्षण करने लगे तो पास आने लगे, और जब पास आने लगे तो इनका क्या घनत्व बढ़ने लगा, जब घनत्व बढ़ने लगा तो तापमान बढ़ने लगा, फिर ये भी घूमने लगे। अब ये भी एक चक्की जैसे बन गए, घूमने लगे, और उसके बाद इसका भी विस्फोट हुआ। इस तरह से सौरमंडलों की क्या एक तरह से उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की क्या उत्पत्ति हुआ। और जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुआ तो जो बीच का भाग था, जिसका तापमान अधिक था, जिसका घनत्व अधिक था, वो सूर्य बन गया। उसके बाद जब इसका विस्फोट हुआ तो कुछ कण दूर गिरे, कुछ कण सूर्य के पास हुए। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है, सूर्य बन गया, कुछ कण दूर गए, कुछ पास गए, कुछ दूर गए, कुछ पास गए। तो जो दूर गए फिर उसमें भी सघनता आई, धीरे धीरे वो ग्रहों को निर्माण किए, और जो पास रहे वो रहे। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि यदि आप पृथ्वी के सौर मंडल के बारे में पढ़ें तो जो ग्रह सूर्य के पास है उनका घनत्व ज्यादा है, जो ग्रह सूर्य के पास है उनका घनत्व ज्यादा है। तो जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने से क्या हुआ, केंद्र का भाग अत्याधिक घनत्व था, अत्याधिक गर्म था, वो भाग सूर्य बना। विस्फोट हुआ, जो भाग जितना हल्का था वो उतना दूर गया, जो भाग जितना भारी था उतना पास रह गया। इसलिए जो ग्रह जिनका द्रव्यमान अधिक है, वो छोटे और बड़े वो मुद्दा नहीं है, जो ग्रह का तापमान या घनत्व ज्यादा है वो सूर्य के पास दिखेंगे। जैसे बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का, ठीक है, मंगल का, इनका घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। ये पृथ्वी के पास है, और वहीं पर बाकी जो ग्रह है जैसे शनि और उनका बड़े तो हैं लेकिन इनका घनत्व बहुत कम है, इसलिए दूर चले गए। तो इस तरह से हमारा सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ। तो सूर्य जो है ये हमारा लगभग 13 से 15 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, सॉरी 1500 करोड़ वर्ष पुराना है। और जो हमारा सूर्य है ये क्या पुराना है, और जो हमारी पृथ्वी है उसकी उम्र कितनी है, 4.54 बिलियन, यानी 4.5 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी क्या पृथ्वी है। इस तरह से पृथ्वी का भी जन्म एक विस्फोट से हुआ, क्योंकि सूर्य का भी जन्म भी एक विस्फोट से हुआ। अत्याधिक घनत्व, अत्याधिक तापमान की वजह से चक्की नुमा जब बदल गया तो इसका जन्म हुआ। तो पृथ्वी का इस तरह से क्या हुआ, जन्म हुआ। तो पृथ्वी का जन्म हुआ कब हुआ था, 4.54 करोड़ वर्ष पूर्व, या बिलियन कर लो। तो अभी इसी समय पृथ्वी का जन्म हुआ था। कैसे पता चलता है, ये पता चलता है रेडियो एक्टिव डेटिंग से। हम जब यहाँ की चट्टानों की, यहाँ की मिट्टी की, ये सभी का जब अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि पृथ्वी लगभग 450 करोड़ वर्ष लगभग पुरानी है। इतनी पुरानी पृथ्वी है। कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी हो। तो कार्बन डेटिंग के मदद से पता चलता है कि पृथ्वी 450 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस तरह से पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब पृथ्वी की इस तरह से उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की इस तरह से क्या उत्पत्ति हो गई। आज जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी जो उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी का था ऐसा सीधा था, फिर बाद में पृथ्वी ऐसा झुक गया, फिर उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब चंद्रमा की उत्पत्ति समझ लेते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है
कि आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व, ऐसा माना जाता है कि आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व मंगल जैसा कोई उल्का पिंड, मंगल जैसा कोई ग्रह पृथ्वी से क्या टकराया। अब वो कहाँ से आया, किधर गया, वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि लगभग आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी ऐसी थी और कोई मंगल जैसा या मंगल से 1-2 गुना बड़ा ग्रह था, कोई क्षुद्र ग्रह था, कुछ भी ऐसा था जो हमारी पृथ्वी से टकराया। और ऐसा टकराया कि टकराने से क्या हुआ कि पृथ्वी का कुछ भाग ये क्या वो टूट के अंतरिक्ष में चले गए, ऐसा अंतरिक्ष में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए। बाद में इनमें क्या सघनता हुई, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और ये पास पास होने लगे। ये क्या पास पास होने, जब पास पास होने लगे तो इसमें क्या घर्षण हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, तापमान हुआ, घनत्व हुआ और धीरे धीरे ये भी क्या एक चक्की नुमा में बदले, इन सभी चक्की नुमा में बदले और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल अन्य कारणों की वजह से ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे से ये क्या एक उपग्रह का रूप इन्होंने ले लिया। तो असल में अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से ही टूटकर बना हुआ है। इसके लिए भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने प्रमाण देते हैं। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी से ही चंद्रमा बना हुआ है, तो पृथ्वी से ही चंद्रमा का उत्पत्ति हुआ है। अब दूसरी बात जान लीजिए, दूसरी बात, जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसा ना होते हुए ऐसा झुकी हुई है, ऐसा झुकी हुई है, तो पृथ्वी टेढ़ी क्यों है, ऐसा पृथ्वी टेढ़ी क्यों है? पुष्पा मूवी देखा है कि मैं झुकेगा नहीं, झुकी हुई क्यों है? तो झुकी इस वजह से कि उसका भी माना जाता है कि आज से 400 करोड़ वर्ष पहले कोई एक ग्रह पृथ्वी से टकराया, कोई ग्रह, कोई उल्का पिंड, कोई क्षुद्र ग्रह क्या पृथ्वी से टकराया और टकराहट की वजह से ये झुक गया, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ना तो ये क्या, ये सीधा था, ये ऐसा झुक गया, इसी वजह से पृथ्वी क्या ये झुकी हुई है, ये पृथ्वी झुकी हुई इस वजह से।